गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बीओपी, उसके बाद हमने पढ़ा था बीओटी, वो भी समझ आ गया होगा। विदेशी विनिमय दर क्लियर कर ली थी हमने, अवमूल्यन और अधिमूल्यन भी हमने क्लियर कर लिया था। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम 2-4-5 टॉपिक पे बात करेंगे। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नोट करवाऊंगी, वो क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में उसके आंसर नोट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो लिखना है, उसके आंसर भी आपको ही देना है। ठीक है बेटा, तो आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बजट। ठीक है, बजट जो है वो हम थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर चुके हैं, पर हम उसे एक बार फिर से क्लियर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम कुछ बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। क्या बात कर रहे हैं? चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके छोटे छोटे एक एक नंबर के 2-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आते हैं और कुछ आए हुए भी हैं, तो इसलिए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। और आप अपने नोटबुक में महत्वपूर्ण बिंदु करके आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण किसकी बात कर रहे हैं हम? महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल इजी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उपभोक्ता, देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कौन कौन शामिल होता है? उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता कौन? जो उस वस्तु को खरीदता है। उसके बाद विनियोगकर्ता, जो उसे क्या करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। और एक होता है उत्पादक। कोई भी बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस की बात करें, उसमें 3 ही कड़ी रहती है। सबसे पहले इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद इन्वेस्ट करने वाला ने कर दिया, उसके बाद प्रोडक्शन करने वाला क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन। और ये दोनों तभी काम के हैं जब उसे क्या करेगा? कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। समझ आएगा बेटा क्या बात कर रही हूं मैं? जरूरी नहीं कि जिसकी फर्म हो या संस्था हो उसी ने पैसा लगाया हो। इन्वेस्टर अलग होते हैं। विनियोगकर्ता ने अपना विनियोग कर दिया, विनियोग करने के बाद क्या होगा? उसके बाद प्रोडक्शन करने वाला उसको उत्पादित करेगा, और उत्पादित करने वाला क्या करेगा? उत्पादन करने के बाद उसका क्या होगा? कंज्यूम होगा, उपभोग होगा। कोई भी वस्तु या सेवा हो, उसका क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। अगर उस वस्तु या सेवा को उपभोग नहीं किया जाएगा तो वो वस्तु या सेवा कभी भी, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, चले तो क्या बात कर रहे हैं हम? उपभोग। किसकी बात करें? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपभोक्ता, उत्पादक, विनियोगकर्ता में वस्तु के चयन का विस्तार। किसका चयन? देखो बेटा, ये तीनों हैं। इन तीनों को इंटरनेशनल ट्रेड का क्या बेनिफिट है? इन तीनों को इंटरनेशनल ट्रेड का क्या बेनिफिट है? समझ आए? सोचो क्या बेनिफिट? सोचो सोचो। समझ आया कुछ? सोचा। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट क्या है? विनियोगकर्ता को ऑप्शन मिलेगा कि मैं ज्यादा अच्छा, जहां पर आउटपुट मिलेगा मैं वहीं पर पैसा लगाऊं। प्रोडक्शन करने वाला सोचेगा कि मुझे जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं उसी चीज का क्या करूं? प्रोडक्शन करूं। और सेम कंडीशन उपभोक्ता की है। उपभोक्ता सोचेगा कि मुझे जिस चीज में ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिल रही है, कम रेट पर मिल रही है, मैं उसी को लूं। तो इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट क्या है? इन तीनों को प्राप्त होता है। किन तीनों को प्राप्त होता है? विनियोगकर्ता, उत्पादक व उपभोक्ता। इन तीनों को किसका प्राप्त होता है? इंटरनेशनल ट्रेड का क्या होगा? बेनिफिट मिलता है। समझ आइए बेटा, तो ये चीज समझ आइए। महत्वपूर्ण बिंदु हम सबसे पहले लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस किस की बात है? विनियोगकर्ता, उत्पादक व उपभोक्ता, ये तीनों को क्या मिलती है? चयन की सुविधा मिलती है। मतलब
क्या मिल जाती है, ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चयन की सुविधा किस किस को प्राप्त होगी, तो चयन की सुविधा किसको प्राप्त होगी, एक तो आई को, एक पी को और एक सी को, आईपीसी को। आई मतलब इन्वेस्ट करने वाला, एक प्रोडक्शन करने वाला और एक कंज्यूमर को, समझ आ गया। आईपीसी को क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, किस चीज का, चयन करेगा, समझ आया। फर्स्ट पॉइंट लिखने की नहीं है, विनियोगकर्ता, उपभोक्ता और प्रोडक्शन करने वाले को, उत्पादक को क्या होता है, चयन की सुविधा मिलती है, किसके कारण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किससे है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, किसकी बात कर रहे हैं अपन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो व्यापार का संतुलन कब होगा, आयात निर्यात को शामिल करता है। देखो व्यापार संतुलन कौन शामिल होते हैं, आयात व निर्यात। आपको मैंने ये चीज पहले क्लियर की है, अगर निर्यात ज्यादा होंगे और आयात क्या होंगे, कम होंगे, तो क्या होगा, अनुकूल स्थिति होगी, और अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल स्थिति हो जाएगी। समझ आइए बेटा, देखिए व्यापार संतुलन में आयात और निर्यात को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अगर आपसे पूछे व्यापार संतुलन में क्या शामिल होता है, तो आयात और निर्यात शामिल होता है। दूसरा पॉइंट समझ आया। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट। अब हमने बात की थी कि विनिमय दर क्या होती है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो क्या होती है, विनिमय दर क्या होती है, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में क्या होती है, कीमत को क्या होती है, विनिमय दर होती है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, आप नोट में नोट कर सकते हैं। विनिमय दर क्या होती है, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के क्या होती है, कीमत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी विनिमय की। विदेशी विनिमय जो है, मैंने आपको बताया था, विदेशी विनिमय का निर्धारण किस प्रकार होता है, मांग व पूर्ति के आधार पर होता है। ये भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि विदेशी विनिमय का निर्धारण किस प्रकार होता है, तो विदेशी विनिमय का निर्धारण मांग व पूर्ति के आधार पर होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि व्यापार में अनुकूल स्थिति कब होती है, तो अनुकूल स्थिति कब होगी, सीधा सा लिखना है, निर्यात ग्रेटर देन आयात। समझ आया, क्या लिखोगे, निर्यात ग्रेटर देन आयात। इसी के अपोजिट अगर बोले कि प्रतिकूल स्थिति कब होगी, तो लिख देना निर्यात लेस देन आयात। समझ आ गया होगा, निर्यात लेस देन आयात। तो ये तो बेटा हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार चैप्टर हुआ कंप्लीट। समझ आया होगा आपको। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी आपको नोट करवा रही हूँ, और इसके आपको आंसर्स कल चेक करवाने हैं। तो आप इसकी जो भी कॉपी के अंदर लिखते हैं उसकी आप फोटो खींच के और आप अपने उसमें ग्रुप पर डालिए प्लीज, ठीक है। तो अब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझ आया बेटा, 5-6 पॉइंट थे मेन कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमारे सुने हुए नहीं थे, तो एक बार अपन उसको फिर से रिवाइज करो तो समझ आएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा के अंदर किया जाने वाला व्यापार क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। एक अर्थव्यवस्था की बंद अर्थव्यवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर आयात और निर्यात नहीं किया जाता है, परंतु यह एक परंपरागत और रूढ़िवादी विचारधारा है जिसकी मान्यता अब नहीं है। उसके बाद हमने बात करी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहां पर आयात भी किए जाते हैं और निर्यात भी किए जाते हैं। इस मान्यता को माना जाता है, बाकी मान्यता को माना नहीं जाता है। ये चीज हमने सब पढ़ी थी। उसके बाद हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताएं क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्व क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा डेफिनेशंस भी हमने क्लियर करी थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा टॉपिक को चेंज किया था, बीओपी और बीओटी, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन जो होता है वो भुगतान संतुलन का ही एक पार्ट होता है, और भुगतान संतुलन जो होता है उसमें दृश्य और अदृश्य दोनों पदों को शामिल किया जाता है। क्लियर हो गया था। इसका बंधन कहाँ पे इंक्रीज होती है, इसकी नहीं होती है, सब थोड़े से डिस्कशन मैंने किए थे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने किया था विनिमय दर क्या होती है। विनिमय दर भी आपको अच्छे से समझ आई थी। विनिमय दर क्या होती है, एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में परिवर्तन का जो दर होती है वो विनिमय दर कहलाती है। विनिमय दर के हमने प्रकार पढ़े थे, विनिमय दर की परिभाषा भी पढ़ी थी, और विनिमय दर को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है वो भी पढ़ा था। विनिमय दर का निर्धारण किस आधार पर होता है, मांग व पूर्ति के आधार पर होता है। मांग व पूर्ति की लोच के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। मांग व पूर्ति किस पे निर्धारित करती है, आयात और निर्यात पर निर्धारित करती है। उसके बाद हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था, अवमूल्यन और अधिमूल्यन। एक दिन क्लास ली थी पूरी हमने। अवमूल्यन क्या होता है, अधिमूल्यन क्या होता है, समझ आया क्या होता है। जबकि कीमत को बढ़ा देते हैं तो होता है अवमूल्यन, घटा देते हैं तो अधिमूल्यन होता है। अगर 60 रुपए है और अगर उसको 65 रुपए कर दिया, 65 रुपीज कर दिया तो होता है अवमूल्यन।
5 और 60 कर दिया तो होता है अधिमूल्यन। समझ आ गया था बेटा? फिर से रिवाइज कर लेना। तो ये तो था आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप कॉलेज में भी जाओगे तो भी आपको ये डिस्कस करने को मिलेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हो कॉमर्स से रिलेटेड तो भी आपको ये टॉपिक आता ही है। अभी ये है कि हम थोड़े छोटे रूप में पढ़ते हैं और आगे जाके इसको थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नोट करवा रही हूँ, वो क्वेश्चन नोट कीजिए और ये मुझे कल की क्लास से पहले मुझे इसके आंसर से चाहिए, ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, होमवर्क करना है, होमवर्क करोगे तभी कुछ आपको उसका आउटपुट मिलेगा, आपको पता चलेगा कि मैं कितना लिख सकता हूँ और या मैं उसका आंसर किस प्रकार से दे सकता हूँ। अगर कुछ आप गलत बताते हैं या गलत लिखते हैं तो हम उसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वो भी मतलब शॉर्ट, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट आंसर देने हैं आपको। जितना 2 नंबर में क्वेश्चन लिखते हैं 2 से 3-4 लाइन के अंदर आपको उत्तर लिखना, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे आपकी पूरी सॉल्व होगी कि आप वो लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्यापार घाटा कब होता है? बहुत इजी क्वेश्चन। व्यापार घाटा कब होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोटा सा है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, दृश्य वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? दृश्य मदे भी लिख सकते हो या दृश्य मदे ले लीजिए। दृश्य मदों से क्या क्लियर हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य मदे क्या होती है? अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी दृश्य और अदृश्य मदे, वो कितना है वो देख लेना, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बारी हम बात करते हैं अवमूल्यन और अधिमूल्यन में अंतर बताइए। मैंने आपको अवमूल्यन और अधिमूल्यन को समझा दिया, अवमूल्यन और अधिमूल्यन में अंतर क्या है बोलिए। अवमूल्यन और अधिमूल्यन में अंतर लिखना है, कोई भी 2-3 ऐसे अंतर। ये है बेटा कि आपको नोट्स में से देख के नहीं लिखना है, जितने भी उत्तर दोगे आप मन से दोगे, नोट्स में से देख के, या आपके पास कोई गाइड हो या कोई बुक हो उसमें से देख के आपको उत्तर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आप जब भी चेक करवाओगे आप स्क्रीनशॉट देखोगे, मुझे समझ आ जाएगा कि आपने देख के लिखा या बिना देखे लिखा है। आप देख के लिखते हो आपका ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए बेटा ये जितने भी आंसर देने सब आपको अपने पहले आपको पूरा पढ़ा दिया गया टॉपिक, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए मैंने कि आपका कितना आईक्यू और आपने उसको कितने अच्छे से समझा है। अगर नहीं समझ आता है तो प्लीज फिर से पूछना, पर देखना मत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं कि व्यापार खाते में घाटा तथा आर्थिकी की स्थिति कब होगी। क्या बात कर रहा है? व्यापार खाते में घाटा कब होता है और व्यापार खाते में अधिक कब होता है, ये आपको शॉर्ट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, अनुकूल विनिमय दर क्या होगी? ये लिखो, इसको इरेज करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर हो बेटा? अनुकूल विनिमय दर क्या होगी, और उसके बाद इसका अपोजिट एक क्वेश्चन और लिख लो। ये बेटा
पीडीएफ में मिल जाएगी आपको क्वेश्चंस क्या है। अभी नहीं भी नोट करूंगी तो पीडीएफ अभी अवेलेबल हो जाएगा आपको। अनुकूल विनिमय दर क्या होती है, प्रतिकूल विनिमय दर क्या होती है, ये आपको इसके आंसर देने। ये इतना सा होमवर्क है आपके लिए, काफी है। ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बजट। जो बजट हम पहले रफली थोड़ा पढ़ चुके हैं और अब उसको बिल्कुल क्लियरली पढ़ लेंगे तो आपको जो भी दिक्कत है तो वो सॉल्व हो जाएंगी। नोट्स आपको बेटा साथ साथ बनाने हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ऐसा नहीं कि एक साथ बना लेंगे, एक साथ बना लोगे तो काफी कुछ बर्डन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन है, इसके आंसर नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे चाहिए तो आप अपने नोट तैयार करके और स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना। ठीक है बेटा, थैंक यू।